डाउट्स फैकल्टी यहाँ पे लेकर और फिर ऑफिस लेक्चर पर ठीक है अभी हम कुछ अरेंजमेंट ओके मुझे ना एक एचटीवी से यूनिट्स वाला एक क्वेश्चन जिसने डाउट के लिए पूछा था ठीक है तो इसके एक ऑप्शन में डाउट है क्वेश्चन है ना उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं और वन और मोर देन वन करेक्ट वाला ऑप्शन है ठीक है आप मुझे ये बताना कि आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है और थोड़ा सुनते जाओ और आप दिमाग में ये ऑप्शंस भी बना देना ठीक है स्टेटमेंट वन है a dimensionally correct equation may be correct ये ट्रू है आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं सॉरी इसमें कोई क्लियर प्रॉब्लम सेकंड a dimensionally correct equation may be incorrect true है ओके तो आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इधर टू स्टेटमेंट जिसमें डिस्प्ले करना है next a dimensionally incorrect equation may be correct and उसके बाद है a dimensionally incorrect equation may be incorrect तो बाकी तो स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं था इसमें थोड़ा सा एक दिमाग में क्या आ रहा a dimensionally incorrect equation may be correct a dimensionally incorrect equation may be incorrect अब let us say ये ऑप्शन गलत है मतलब a dimensionally incorrect equation may be incorrect what about this a dimensionally incorrect equation may be correct ये फॉल्स होना चाहिए या राइट होना चाहिए तो इसका जो आंसर यहाँ दिया है आंसर इज गिवन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और उन्होंने आंसर दिया है ए बी एंड डी इसको करेक्ट माना है और इसको रॉन्ग now how will you justify it डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इसकी चांसेस ही है कि वो करेक्ट हो सकते हैं ना और फॉर श्योर इज रॉन्ग वो मे का चांसेस ही नहीं है मे मत दोनों भूल जाओ लेकिन दोनों से ज्यादा कौन करेक्ट अरे बट दो तो करेक्ट हो गए ना ऑलरेडी क्या बेटा ऑलरेडी मोर देन वन करेक्ट है तो पेपर पे ऑलरेडी ऐसा नहीं है अगर ये करेक्ट कर रहा है ये कैसे करेक्ट है वो मुझे नहीं a dimensionally incorrect equation may be incorrect वो इनकरेक्ट होगा अगर वो ट्रू है तो फिर सी भी ट्रू a dimensionally incorrect equation may be correct नहीं है वो मोर भी इनकरेक्ट और मे but language matters HCV क्या बोला है HCV के हिसाब से A करेक्ट है B करेक्ट है D करेक्ट है C रॉन्ग अब बोलिए सर D तो 100% इनकरेक्ट है कोई चांस ही नहीं है कि वो करेक्ट हो ठीक है D में वैल्यू में इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट तो मे बी में मस्ट भी आता है मस्ट भी आ okay this is a better justification हम जब बोलते हैं ना डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट ये फॉल्स और गलत है बाय फॉल्स और गलत है
कोई भी इनकरेक्ट है हो ही नहीं सकता, तो ये हो ही नहीं सकता है ना, तो ये 100% गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं। A dimensionally incorrect equation may be incorrect जब वो बोल रहा है तो टेक्निकली वहां पे जो ऑप्शन है बताया ऑप्शन है ना, कि वहां पे कुछ और लोग स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं काइंड ऑफ दैट, तो उसमें जैसे से बताया कि a dimensionally incorrect equation actually incorrect होना चाहिए, मतलब 100%, पर जैसे उसको बोला कि 100% के अंदर प्रोबेबिलिटी हो सकती है में मतलब इनकरेक्ट वाला, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन को हम फिर भी मान सकते हैं, इसलिए उन्होंने दी, और कोई रीजन नहीं है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, शायद उससे मीन किया बट इधर T1 है इसलिए वो होगा, सही है। अब देखो यहाँ पे की समझ है SS equal to U plus A by 2 into 2n minus 1, इसमें if you look at the dimensions of the value दिखने में नहीं, जैसे हम अगर बात करें इसमें SN क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन 10 सेकंड, सो इसका यूनिट मीटर है, U तुम्हारा क्या है मीटर पर सेकंड, और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, तो वापस मीटर पर सेकंड। तो अगर जिसको ये डेफिनेशन नहीं पता, समझना, जिसको ये नहीं पता ना, जिसको सिर्फ सिंबल पता है, उसके हिसाब से ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। डू यू एग्री विद मी? बट आई थिंक यू विल अप्रिशिएट कि ये आपने इसको डिराइव किया है एंड यू नो कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, बराबर। पर अगर हम बात करें इसके मीनिंग के बारे में, तो इसको एक्चुअली में ऐसा बोला जाता है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। ये समझा, इट इज काइंड ऑफ एसेंट बाय 1, एसेंट बाय 1, या ये u into 1 है और इसमें भी into 1 है, तो यहाँ पे वो 1 सेकंड है एक्चुअली, तो समझा, पर वो बताइए कि 1 so 1 सेकंड into मीटर पर सेकंड में वो सेकंड सेकंड हो रहा है, तो आंसर मीटर आ रहा है, वेटिंग। तो ये इक्वेशन, क्योंकि व्हाई दिस इज द काइंड ऑफ ओनली इक्वेशन, और ऐसे फिजिक्स में जितने इक्वेशन उसमें बहुत कम ऐसे इक्वेशन है जो उसमें दिक्कत है। देखिए लोग, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इक्वेशन यही आता है। बहुत सारे रेफरेंस बुक इसको मानते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है और फिजिकली करेक्ट है, बट आपके हिसाब से इज दिस डायमेंशनली इनकरेक्ट और करेक्ट? दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। हम लोग वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, यूनिट को हम लोग मल्टीप्लाई करके, पर ये वही ना, अगर तुम इसको डिराइव करते हो तब जाके तुम्हें समझ में आता है कि वो 1 प्रेजेंट है। If I just write like this, v equal to u plus at, उनको नहीं समझेगा कि इसमें अगर मैं बोलूँ v फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी a एक्सेलरेशन at time, इसमें भी मैं बोलूँगा this is displacement in n seconds, this u इनिशियल वेलोसिटी a एक्सेलरेशन n सेकंड। अगर मैं डायमेंशन चेक करूँगा तो आंसर नहीं आएगा, पर वो तुम्हें बताएंगे कि तुम डेरिवेशन के थ्रू उसमें निकाल सकते हो कि वो 1 प्रेजेंट है। तो इसके लिए ही आई थिंक दे हैव टेकन दिस आंसर ऑप्शन में। आपके पास और कोई एक्सप्लेनेशन और कोई, बिकॉज़ वैसे तो ये भी कुछ ज्यादा करेक्ट नहीं लग रहा, बिकॉज़ ये क्या बता रहा है, इट इज इनकरेक्ट इक्वेशन और मे बी इनकरेक्ट। एक्चुअली तो एक कोई इनकरेक्ट डायमेंशनल इक्वेशन होगा तो मस्ट ही आना चाहिए, ये समझा। तो उस हिसाब से तुम इसको क्रॉस कर दो, तो ऑप्शन सिर्फ 2 ही बचेंगे, बस आप ए एंड बी। पर आई थिंक यहाँ पे एक्चुअली करना सर ऐसा समझाना चाह रहे हैं हम लोग को कि मस्ट के अंदर मे बी इंक्लूड कर देंगे इसे। और आगे अगला क्वेश्चन आया तो हम लोग कौन सा व्यू पॉइंट करेंगे, एक व्यू पॉइंट है बी करेक्ट है, एक से बराबर। तो मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ, अगर ऑप्शन में यही सेम 4 ऑप्शन आ रहे तो हम ए बी एंड डी मान सकते हैं। सुनिए, हम क्या मान सकते हैं, ए बी एंड डी। अगर हमारे पास ऑप्शन आए a dimensionally incorrect equation must be incorrect and a dimensionally incorrect equation may be incorrect, तो फिर तुम सी को मान करोगे, because वहां पे B is better answer than that D. But if you look option C and option B, तो C 100% गलत है, पर क्या D सही हो सकता है क्या? मतलब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे वो ऐसा पूछना चाहता है, क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या ऐसे कंडीशन है जहाँ पे सही है? ऐसे सोचने का टाइम,
क्या ऐसे होगा कि कोई डायमेंशन इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो इनकरेक्ट होगा ना यार? तो मतलब यार ये गलत तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई इसको वो सिलेक्ट करें, दैट्स नॉट इट। तो आई थिंक इस पे हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए अभी नहीं, तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशन जो है उसके सामने भाई कुछ नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। ओके क्लियर है अभी? तो अभी छोड़ दो ए बी डी आंसर मतलब एक्सेप्ट करेंगे, सी को इनकरेक्ट अज्यूम करें, ठीक है? चलो लास्ट लेक्चर में हमने एक ही क्वेश्चन किया था मेरे हिसाब से, कौन सा वाला किया था जहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई थी 3 और कुछ नहीं आता। आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? देखो नेक्स्ट if mass of the earth is question 2 if mass of the earth is increased by 2% and radius is decreased by 1%, then percentage change in G is 1%. Then percentage change in G is dash. अच्छा इसके साथ और एक क्वेश्चन भी करता हूँ, देख लो क्वेश्चन 3। If mass of the earth is increased by 30% and radius of the earth is decreased by 10%, then percentage change in G is dash. Will you try?
पहले का आंसर क्या है? हाँ? परसेंटेज जी का आंसर है, परसेंटेज है -2 नाउ एम में 2% का इंक्रीज है -2 -1 क्योंकि रेडियस में 1% का डिक्रीज है और मैंने लिखवाया था कि अगर डिक्रीज है तो माइनस डालना है, इंक्रीज है तो प्लस, तो आंसर होगा +4। ओके, नेक्स्ट वाला करो। नाउ जनरली है ना, इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन फेमस है जो अभी मैंने आपको दिए, और परसेंटेज वाले क्वेश्चन है ना ज्यादा करके आपको फिजिक्स में तो देखने को मिलेंगे, बट मैथ्स उनका फेवरेट है, तो मैथ्स में बहुत आए। और सबसे ज्यादा इसलिए मैं कहा जाता है इफ यू गो फॉर एनी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फ्यूचर में आप अगर कॉलेज जाओगे तो जीआरई होगा, अगर आप कैट, अगर आपने सुना होगा जीमैट करके एग्जाम होता है, ये सारे एग्जाम्स में ना प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज वाला पार्ट बहुत है। तो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे हमेशा वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन बहुत आते और दिक्कत देते ही। तो जनरली ना इसमें रेफरेंस माना करो। रेफरेंस क्या माना कि आप हमेशा 100 का रेफरेंस मानो, बिकॉज 100 इज अ वेरी गुड रेफरेंस जहाँ पे किसी परसेंटेज को आप सिंपली उस नंबर की बोल सकते हैं। सो इट्स लाइक 100 में 25% का इंक्रीज होना, सो इट्स लाइक व्हाट इज कॉमन सेंस। 100 में 20% का डिक्रीज होना, तो 80 आर वेरी गुड। तो इस केस में अगर आप लॉजिकली सोचो, मैंने बोला कि मेरा मार्क्स 30% इंक्रीज हुआ, तो अगर मैं मार्क्स को 100 मानूं तो मेरा नया मार्क्स 130 होगा, और रेडियस में 20% का डिक्रीज हुआ या 10% का डिक्रीज हुआ 10% का, तो अभी नया रेडियस कितना हो जाएगा? अगर 100 मानूं तो 90, ये समझा? बट आप एग्री करोगे सर रियलिटी में तो ये है, रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है? सर आपका जो मार्क्स है नया मार्क्स वो एक्चुअली में ऐसा कुछ है ओरिजिनल मार्क्स, और उसमें आपने 30% ऑफ ओरिजिनल मार्क्स ऐड किया, ऐसा कुछ ना। इट्स लाइक n प्लस कितना 30% ऑफ n, 1.8। सो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली दिस इज गोइंग टू बी n प्लस 30n by 100 and this is going to be कितना 1.3। So what is the common sense? अगर मैं बोलूं मार्क्स में 30% ऐड हुआ तो मैं करूंगा 100 प्लस 30 130 डिवाइड बाय 100, तो 1.3। ये समझा? अगर मैंने 20% का ऐड किया तो आंसर 1.2 होगा। अब मैं डायरेक्ट वैसा सोचूंगा। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने 25% का इंक्रीमेंट किया तो 1.25 होगा, 70 का हुआ तो 1.7 होगा। वैसे ही मैं कम
कम करना तो 20% कम किया तो 0.8 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? So 100 minus 20 equal to 80, 80 upon 100 equal to क्या बनेगा 0.8। तो समझा? So अब जो ये है ये 1.3 m हुआ तो आपका r dash कितना होना चाहिए? That got it 0.9। ये क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ? मैं लिखूंगा g equal to gm by r square, सही है? ये मेरा ओरिजिनल g dash is equal to क्या लिखना चाहिए सर? g m dash upon r dash square। ये मेरा नया g है। मुझे नए g में m dash और r dash की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। तो चलो मैं करता हूँ, क्या हो जाएगा? g dash is equal to क्या होगा? g m dash की वैल्यू क्या होगा? 1.3m upon 0.9 r का, ये भी समझाऊंगा। Now 0.9 का स्क्वायर 0.81 होना चाहिए। तो आई थिंक मैं इसको क्या लिखता हूँ? तो मुझे लिखना चाहिए g dash is equal to 1.3 upon 0.81 gm by r square। अब मैंने जानबूझ के उसको ऐसा लिखा so that मुझे समझ में आए कि ये मेरा ओरिजिनल राइट। और 1.3 upon 0.81 को अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो मेरे हिसाब से हो जाएगा g dash is equal to 130 by 81। ये बात क्या gm by r square को मैं g लिख सकता हूँ? अब इस g को यहाँ पे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा g dash upon g is equal to 130 by 81। फिर मैथ में ना एक चीज करवा देते हैं कि आप लेफ्ट में कोई भी ऑपरेशन करो फ्रैक्शन में तो राइट में भी नहीं होगा, जिसको कंपोनेंट और डिविडेंड बोलते हैं, याद है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर g dash minus g upon g। तो राइट में भी सेम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 130 minus 81 upon 81। पर क्या करेंगे? ये आपका डेल्टा g हुआ और ये क्या ओरिजिनल g हुआ। तो मैं दोनों साइड पे इनको 100 कर दूं तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो कहना है परसेंटेज g must be equal to what is 130 minus 81? 49 by 81 into 100। 49 plus 1 कितना हो जाएगा? अगर प्लस 1 किया तो इसका माइनस 1 कितना होगा? सही, तो आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 62.5%। द आंसर एक्चुअल आंसर है 61 point something, जब हमारा 62.5 क्योंकि हमने ये अप्रॉक्सीमेटली सर अगर फॉर्मूला में तो भी फॉर्मूला का डायरेक्ट करना है जी फाइनल है जी इनिशियल अपॉन जी इनिशियल वही मैं वही वही कर रहा हूं, यही कर रहा है बेटा, और कुछ नहीं कर रहा। देयर इज नो अदर मैन, दिस इज द ओनली मैन। सर एक्चुअली डिवाइडेड 60.5 इतना 49 by 81 पहले 61 पर होंगे। तो जनरली क्या करना चाहिए अगर ये एकदम क्विकली करना है? कैसे करोगे? मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। मास में 20% का इंक्रीज, सुनो, मास में 20% का इंक्रीज, रेडियस में 20% का इंक्रीज। मास में क्या बोला? 20% का इंक्रीज, रेडियस में 20% का इंक्रीज। सो मैं लिखूंगा 1.2 और नीचे लिखूंगा 0.8 का स्क्वायर। मैं दिमाग में कर रहा हूँ, समझा? चलिए लिखूंगा 120 by 64, फिर मैं लिखूंगा 120 minus 64 by 64 into 100। हाँ बस ये आंसर है, बस यही करना। क्योंकि जो स्टेप्स मैंने करे ना यहाँ पे शांति से, वो 3 स्टेप ही है मैथ्स के हिसाब से। परसेंटेज इंक्रीज इन मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये किया है मैंने। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज। सो 20% इंक्रीज मास का कितना होगा? 1.2, 20% डिक्रीज कितना होगा? 40। ये समझा? 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि r का स्क्वायर 1.2 रहेगा। 40 का स्क्वायर कितना होगा? 0.64, तो दैट विल बी 120 by 64। फिर मैं यहाँ पे कंपोनेंट कर रहा हूँ, तो 120 minus 64 by 64 into 100, तब कोई आता है 3 स्टेप में। तो परसेंटेज 2-3 ऐसे रैंडम परसेंटेज उठाओ, ये करो। आई थिंक मैंने चेक किया, आप लोग वो शॉर्टकट तरीके से भी ट्राई कर रहे थे, उसके आंसर 50 आ रहा था, 50 आ रहा था।
चेक कर लो ये वाला तो लिखा था ना अभी, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन। हाँ तो वो करना क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर ऑप्शन बहुत दूर हो, अगर ऑप्शन बहुत दूर हो तो करना है। हाँ गैप बहुत बड़ा है, गैप बहुत बड़ा है। तो अगर ऑप्शन बहुत दूर है तो नहीं, क्योंकि तुम्हारा आंसर पता था, रियल आंसर आप 60 है, तो 11 वाला नहीं ना, इसी बोला बहुत दूर है तो रिस्क लो, वरना नहीं रिस्क, क्योंकि तुम्हारा आंसर 60 है, एक्चुअल आंसर 61 है, तो 55 भी और 60 भी है, तो तुम तो निपट जाओ। So next question. Okay, next question. A planet has a mass. A planet has a mass 1/10. A planet has a mass 1/10. That of the Earth. And radius 1/3 that of the Earth. If a person can jump on Earth, if a person can jump on Earth to 5 meters, how much the person will be able to jump on that length. यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन है। अच्छा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कोई बंदा 5 मीटर का जंप मार, 5 मीटर से जंप मार सकता, 5 मीटर का जंप मार, बट आई थिंक यू विल अप्रिशिएट कि ये क्वेश्चन रिलेटेबल तो है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो एस्ट्रोनॉट से जंप कर करके मून पे थोड़ा सा लैंड कर रहा है, कि आपकी भी इच्छा होगी काश हम भी कर पाए, तो वहां पे थोड़ा वो लंबा जंप ले पाते हैं क्योंकि ग्रेविटी कम है। तो बेसिकली वही कुछ करना यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सोचो, वरना मैं तो कर पाऊंगा। somehow हमें h को रिलेट करना है, कैसे करोगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
Yes. इससे आगे का स्टार्टिंग ये करना है बट इसका आगे और आया दीदी ये वाला यूज कर पाए उसी का यूज ओके देखो समथिंग इज डिफरेंट ऑन टू थिंग्स है ना कि एक प्लेनेट में मास अलग है रेडियस अलग है हाइट अलग होगी तो बुझाया है ना पर कोई चीज होगी ना जो दोनों को रिलेट करेगी जो एक्चुअली चेंज नहीं होगी बस हमारा दिमाग उसी पे दौड़ना तो दिमाग को दौड़ाओ क्या ऐसी चीज है उस पर्सन के पास ओके क्या yes the answer is the potential energy of the person the answer is the potential energy of the person तो कौन चाहता है उसका टाइम नहीं काइनेटिक एनर्जी को अगर तू कंसीडर करेगा तो पर्सन की पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे और प्लैनेट पे चेंज इट इज शुड नॉट चेंज है ना तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ must be equal to potential energy on sun और तुमने सही बोला दोनों का मास तो सेम है ना पर्सन का मास तो सेम है तो तुम्हें लिखना चाहिए m into capital G and E by R square हाँ बेटा 55 सर मैंने G इसके रिस्पेक्ट में होता तो 9/10 G आया G dash 9/10 G तो m और n कैंसिल हो गया G रहने दिया इधर 9/10 G लिखा G और G कैंसिल इधर h का वाली फाइंड is equal to n into capital G. What mass of the planet given? 1/10. It must be 1/10 me upon 1/3. So 1/9 r square into h. So I think G and E r square or small and bigger. H हो जाएगा 5 into 10 by 9 is equal to HP. So HP हो जाएगा 50 by 9. डुएबल ना ये? अच्छा अब देखो अगर आप है ना ऐसे YouTube पे जाओगे आप ऐसे आगे जाके हैंडबुक लोगे ना हैंडबुक पता है क्या होगी तो आप लोग बेचते भी है इट्स लाइक अपने फॉर्मूला बुक बना के नोट्स बेचते हैं हैंड रिटन नोट्स या शॉर्ट नोट्स करके ठीक है तो एक्चुअली मैं ट्राई करूँ खरीदो नहीं था हाँ अब इसी टाइम पे आप मुझे नेक्स्ट टाइम पूछोगे तब बोलूँगा खरीदो है ना किसी का पे हो गया बट इस टाइम पे मत खरीदो इस टाइम पे क्या होना चाहिए खुद से बनाओगे ना उसके अच्छे नोट्स कोई नहीं बना सकता क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं ठीक है सो जनरली क्या होता है वहां पे ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है बट वो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं शॉर्टकट का कुछ वो केसेस बना के रखते हैं शॉर्टकट जैसा जैसे वो क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि मान लो मेरे पास मास ऑफ प्लैनेट दिया है a टाइम्स मास ऑफ अर्थ समझा मास ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या दिया हुआ b टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ यही नहीं है ना हर बार और h e दिया होगा और h भी फाइंड करना समझा तो इस यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं मेरे दिमाग में ये क्लियर है ऊपर एक a का फैक्टर आएगा नीचे b स्क्वायर का फैक्टर आएगा इनटू hp होगा
इस इक्वल टू यहाँ पे Hg होगा। तो तुम सिर्फ बताओ कि Hp इज इक्वल टू He v स्क्वायर बाय, हमें ये तो आंसर है ना, ये क्वेश्चन। हाँ थोड़ा छोटी डाउट है, बट पोटेंशियल एनर्जी में जी होता है तो हर प्लैनेट की आपको बचेगा ना, तो दोनों इक्वल दोनों को इक्वल नहीं किया, कहाँ किया? मैंने पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल किया। तो जी चेंज होगा तो Hp चेंज होगा। कौन? क्योंकि अगर मेरा जी बहुत बहुत पावरफुल है तो मैं ना मान नहीं पाऊंगा, और जी जितना ही लाइट है तो मैं जो बहुत बड़ा मान पाऊंगा। यही तो मून पे होता है, क्योंकि मून का g/6 है, तो तुम 6 टाइम हाइट का जब मान, तो अगर तुम 1 मीटर का मान तो वहां पे 6 मीटर का मान और बकायदा मान, पर 1 मीटर का भी नहीं पाओ। समझा ना? यस। कोई डाउट है इसमें? समझा सकते हैं? ठीक है। वो नहीं समझा कि अभी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पार्टिकल की, जैसे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट्स लाइक माय कैपेसिटी। अगर मैं अपने ह्यूमन का बोलूं तो इट्स माय कैपेसिटी टू अटेन अ सर्टेन हाइट, दैट्स माय कैपेसिटी, बराबर ना? तो फॉर दैट मेरी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? 3 चीज पे, मेरे मास पे, मेरे पे जो ग्रेविटी लग रहा है उस पे, और फिर H पे। टेक्निकली वो जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी H पे डिपेंडेंट है, काइंड ऑफ एंड हाइट एक्चुअली उल्टा, हाइट एक्चुअली डिपेंडेंट है ग्रेविटी। सो दैट इज मेकिंग इट। और तूने वो यूजर वैल्यू भी लगाया था, तो उसमें यूजर वैल्यू भी H ही होता है टेक्निकली। तो तू काइनेटिक एनर्जी ले लेता हाफ mv², तो टेक्निकली तो उसमें भी वही कर रहा है। नहीं आएगा, आएगा नहीं आया 0.9 पूछना चाहिए। अच्छा जाओ आगे। हाँ देखो, आप कितने लोगों को पता है कि जी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। जैसे अभी तो हमने पढ़ा कि जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और रेडियस पे, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से, है ना? तो जी लेकिन चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर की वजह से चेंज होता है? क्या क्या चीज अगर चेंज करेंगे प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट में तो जी चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं अभी यहाँ पे खड़ा और फिर लेट्स से मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पे खड़ा, फिर मैं जी चेंज, यस हाँ साइड बड़ी वैलिड चेंज। तो क्यों चेंज हुआ? तो फर्स्ट फैक्टर किस वजह से चेंज होगा? हाइट। एग्री कर रहे हो? ठीक है। I don't like staying here. Let's say मुझे नहीं पसंद आ रहा और मुझे लग रहा है कि I want to take the kind of समाधि। समाधि का मतलब क्या है? खड्डा खोद के अंदर जाना। तो मुझे अंदर बताया धरती के अंदर जाना। So I want to attain certain depth. तो मैं माइंस में क्या काम करने की? Will gravity change? Yes. Will gravity change? Yes. So depth की वजह। Okay. इंडिया इक्वेटर के अराउंड लाई करता है, सुना है? न्यू दिल्ली में एग्जैक्टली अगर आप आगे जाके देखोगे मैग्नेटिज्म का वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो सब कुछ आएगा, वो एग्जैक्टली 0 डिग्री, मतलब ये पूरा हम ऑलमोस्ट है ना इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लाई करते हैं। पर यहाँ से मैं मान लो कि नॉर्थ पोल पे चला गया, कहाँ पे चला गया? मतलब चलते चलते पहुंच गया। तो will my gravity change? Will my gravity change? Yes. क्यों चेंज हो रहा है? इक्वेटर टू पोल जाने में, क्योंकि सुना है कि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ स्फीयर नहीं, वो अंडा है। सुना है? अर्थ एग्जैक्ट स्फीयर नहीं, ये थोड़ा सा क्या है? अंडा है। इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज है और पोल पे थोड़ा चपटा है, पिछला दिया है। तो दिक्कत ये हो गई कि इक्वेटर पे रेडियस थोड़ी बढ़ गई है, पोल पे रेडियस थोड़ी कम हो गई, तो उसकी वजह से जी पे इफेक्ट हुआ है। ये समझा? तो हम लोग को अब 1 by 1 हर एक का इफेक्ट स्टडी करना है और उसके बाद क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखो वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट।
वेरिएशन इन G ड्यू टू height. Variation in G due to height. यार don't write capital G ना बेटा. Variation in capital G due to height. G चेंज नहीं होता है. अच्छा करो. कैसे करो? This is our this is the center. This is R. मान लो कि इनिशियली ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ था ए पे एंड देन उसको मैं हाइट पे ले गया और मैं उसको बी पे ले गया. ये आपका एच है. तो अगर मैं लिखूं जी एट ए, ये मेरा नॉर्मल जी होना चाहिए एंड इट शुड बी क्या लिखना चाहिए GM by R. So it is my equation. जब मैं G and B लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए GH. आई होप आपको समझा होगा GH का मतलब. तो GH होना चाहिए सर GM by R. So ये आपका एक्सप्रेशन स्मॉल r है. समझा? So this is going to be small r and this is nothing but क्या हो जाएगा GM by R plus delta. And finally, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूं तो मेरा जो GH होगा वो हो जाना चाहिए. If I divide GH upon G, then the answer is going to be R square upon R plus delta whole square. So what is the final answer of GH? It is going to be G times R square upon R plus delta whole square. I think एप्रिशिएट आप ये करोगे जैसे सर GH G से छोटा ही होगा. GH G से छोटा होगा क्योंकि इसमें अगर आप फैक्टर देखोगे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. तो हाइट बढ़ते जाएगी तो GH कम होता जाएगा. इसलिए ग्रेविटी हाइट के साथ धीरे धीरे क्या होगी रेडियस होगी. ये समझा? ये फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है. ऑलवेज यूज करना है व्हेनेवर है ना आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हो. बट अगेन देयर इज अ अप्रॉक्सीमेशन आल्सो. That approximation says if h is very less than r, again इतना very less than, तो हमारे लिए very less than up से kind of हो गया है 5% of r. हमने आई थिंक वो approximation में 5% यूज किया है. रेडियस कितना है 6400, उसका 5% हो जाएगा 320. So approximately अगर 320 किलोमीटर के अंदर आपको हाइट दिया जाए तो अब जो मैं approximation यूज कर रहा हूँ वो आप यूज करो. ठीक है? क्या कर सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूँ अगर GH will be approximately equal to GR square upon नीचे से R को कॉमन ले. किसको कॉमन लोगे? So if I take R common, ये हो जाएगा 1 plus H by R the whole square. ये भी समझा होगा? I can cancel R square and I can cancel R square. Now this factor को ऊपर लेके तो आगे ये हो जाना चाहिए approximately G ब्रैकेट में 1 plus H by R the whole raised to minus. अगर मान लो H 100 किलोमीटर है पर मुझे पता है R 6400 किलोमीटर है तो if I divide so I think you will appreciate कि 100 by 6400 will be 1 by 64. I think 1 by 64 is kind of 0.0 kind of thing. So मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 plus H the whole raised to minus N is approximately equal to 1 minus n and 1 minus h the whole raised to minus n is approximately equal to 1 plus n. This is our binomial approximation. बराबर? ये यूज कर सकते हैं. हाँ यूज करेगा मेथड है your x should be very less. तो ही रहता है ये बनाने मत चलेगा. तो अब क्या मेरा h is very less than r है तो क्या मैं यहाँ पे approximation लगा सकता हूँ?
what should be my approximation? Therefore, the answer of H should be G bracket में 1 minus 2h1 bracket minus. समझा? तो कितने फॉर्मूला GH के हो गए बताओ? 2. पहला GR square upon R plus H the whole square. अगर हाइट 1000 किलोमीटर दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला या ये वाला? ये वाला. अगर हाइट 200 किलोमीटर दिया तो कौन सा यूज करोगे? ये वाला. GH is G ब्रैकेट में 1 minus 2. ठीक, देखो. तो मुझे कल पूछा उसमें बट इसमें जो 1 minus dy आ रहा है आई मैं करवा रहा हूँ मैं क्लियर तूने थोड़ा आगे का पूछ सकता है और किसी को भी पूछा था मुझसे वो कभी नेक्स्ट और से दो एक के बाद आपको दिख रहा है अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट मतलब 6400 तो एक बार बोल एक तो 2 टाइम्स होता है जी भाई को मॉड्यूल में है ये संडे को आपका है ना ऑनलाइन है इधर तक आने वाला है मैं सोच रहा हूँ आज डेप्थ तक हो जाएगा है ना तो डेप्थ तक सिंपल क्वेश्चन करना कंपैरिजन वाला चलेगा ऐसे वाले ये तो ठीक ही है ना मतलब मेरे को जो टॉपिक का इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ तो मैंने पहले वाले हो चुके हैं काफी तो वो सब मैं सोच सकता हूँ ये वाले तो अभी फर्स्ट टाइम हुए तो इतना डेप्थ नहीं वैसे भी सैटरडे छुट्टी है थोड़े लोग तो पहले सेलिब्रेट करते हैं मैंने सुना कि संडे को काफी लोग थोड़े लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट क्योंकि सबकी अलग अलग टाइम पे कितने लोग के स्कूल में ऐसा होगा कि बॉयज को कंपल्सरी क्लासेस बनवाते हैं कंपल्सरी नहीं था लेकिन हमारे में हमारे स्कूल में तो मानना ही है तो छोटे बच्चे आगे नहीं ये यहाँ पे लिखा है ना GH is approximately G bracket 1 minus 2h उसके आगे कंटिन्यू करना GH upon G is approximately equal to 1 minus 2h by R. GH minus G
minus 12 by R into 100. तो अगर परसेंटेज D पूछा जाए हाइट की वजह से तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करते हो -12 by R into provided your H should be less than 300. Take inspiration from
यहाँ पे m यूज किया और यहाँ पे m डैश यूज किया, कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज पहले केस में जब मैं i बढ़ाने जा रहा था, मेरा जितना मास है वो पूरा ही मास इफेक्टिवली मुझे ग्रेविटी दे रहा है, समझा? पर जब मैं अंदर गया और इस पॉइंट में पहुंच गया तो मुझे ग्रेविटी देने वाला जो प्लैनेट वो मेरे अंदर इतना ही है, वो पूरा मास मुझे ग्रेविटी प्रोवाइड नहीं करेगा। आर यू गेटिंग? सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा gm अपॉन r माइनस थीटा होल स्क्वायर नहीं है इसका, बट gm डैश अपॉन r माइनस थीटा होल स्क्वायर। ये समझा? तो अब मुझे m डैश फाइंड करना पड़ेगा। मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? m डैश। ये समझा या नहीं समझा? यस, देखो हम क्या बता रहे हैं, द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, तो वहां पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है ग्रेविटी का, gm/r। जैसे मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा, तो मैं जब पॉइंट बी पे आया हूं बेटा, उस पॉइंट पे मेरा ग्रेविटी कितना एक्ट करेगा, तो इट शुड बी gm/r², पर इस बार r क्या होना चाहिए, r - (0)², वो ठीक है। पर और एक प्रॉब्लम है, मैं जब यहाँ पे हूँ तो मेरा मास इतना होगा ना, यहाँ पे इतना स्फीयर है, तो उतना ही स्फीयर मेरे पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, क्योंकि आउटर वाला मास विल नॉट अफेक्ट द ग्रेविटी, बट ये वाला मास मेरे पे ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे m नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा m डैश। ओके, नाउ मास चेंज हो रहा है, स्टिल देयर इज वन थिंग व्हिच इज नॉट चेंजिंग। यस, ओके, तो मुझे मास को किसके टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो g है ना, इसको डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं। आई थिंक वो फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा, है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला? 4/3 pi g rho r। अब चेक करना ये फॉर्मूला लिखा होगा, तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। और विद द सेम लॉजिक इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको देख के लिख सकता हूँ, मुझे लिखना चाहिए 4/3 pi g रो रहेगा, पर ये r नहीं रहेगा, ये हो जाएगा r इक्वेशन 4। और अब if I divide equation 4 with equation 3, I think gt upon g हो जाना चाहिए r minus g upon r. This is equation number 5. And finally, we arrived at the formula of gd. The formula is gd is equal to g bracket में 1 minus d. That's the formula. अब आपको समझा होगा कि यहाँ पे 1 minus d बार का फैक्टर कितना है। पहले 1 minus 2h बार का फैक्टर आया था, इस बार कितने का फैक्टर आया 1 minus d बार। But there is a major difference between this answer and the first answer. 1 minus d बार का फॉर्मूला ये अप्रोक्सीमेट है, ये एक्सैक्ट है, ये समझा? It is not something approx, ये तुमने डिराइव किया हुआ है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं, दैट कितना भी हो तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा। तो समझा? 1 minus 2h बार, लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला है आपका? अप्रोक्स, ये आपका। अच्छा, लास्ट इसमें भी परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हम लोग को? gd/g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 minus d/r, therefore gd minus g upon g is equal to क्या होगा minus d/r. So finally percentage change in g कितना हो जाना चाहिए minus d/r into ये है percentage g का। Last, what will be gravity at the center of the earth? What will be gravity at the center of the earth? Just imagine, आप यहाँ से पहुँच के O पे पहुँचे, तो तुम्हारा डेप्थ कितना हो गया R ना? डेप्थ कितना हो गया? अगर डेप्थ R हो गया, तो यहाँ पे R में आ रहा है। What is R का यार? What is 1 minus 2? So gravity at the center of the earth is 0. That means अगर आप कुछ भी करके सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच गए तो you will feel weightlessness like a space. बॉलीवुड मूवी देखा तो बहुत है, बट वैसे नहीं।
क्या हम G वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, बताओ स्टार कहां से होगा भाई? स्टार कहां से होगा? G। अब बताओ जब मैं हाइट पे जा रहा हूं क्या वैल्यू करोगे कि मेरी ग्रेविटी कम होगी? और लुकिंग एट दिस फॉर्मूला आप डेप्थ में जा रहे हो तो भी आपकी ग्रेविटी कम हो रही है, क्योंकि हमें क्या लग रहा था हाइट पे अगर जा रहे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ग्रेविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। पर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है तो मेरी ग्रेविटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ये लॉजिक होता है, बट फिर आंसर आता है कि नहीं ये भी गलत है, क्योंकि जब तुम अंदर जा रहे हो तो मास भी कम हो रहा है तो वो इफेक्ट की वजह से ग्रेविटी अभी भी कमी हो रही है। कोई समझा? तो मतलब मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पे है? on the so the maximum gravity is at smaller dimension. फिर आप उसके जब अंदर जाओगे तो आपका वेरिएशन काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरिएशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन, इसलिए ऐसे जाएगा। और जैसे ही बाहर जाओगे तो आपका वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर वाला आया, तो वो ऐसे जाएगा। बताओ ये इंटेंसिटी वाला सेम प्रॉब्लम आता है सॉलिड स्फीयर वाला, इसमें वो सेम फॉलो किया। ओके, दिस इज योर डेप्थ, दिस इज योर हाइट, एंड दिस इज अभी लिख लेना, अभी लिख लेना बेटा। आप लोग DGT 1 क्वेश्चन 1 से 14 ट्राई कर सकते हो। DGT 1 क्वेश्चन 1 से 14
Thank you.